थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में राजनीति शास्त्र पर गहन चर्चा किया था कि राजनीति शास्त्र क्या है, राजनीति शास्त्र का स्वरूप क्या है, राजनीति क्या है, शास्त्र क्या है, राजनीति शास्त्र का जनक कौन है, राजनीति और विज्ञान ये दोनों क्या हैं, राजनीति और सिद्धांत ये दोनों क्या हैं। मैंने एक एक पहलू पर मित्रों बहुत विस्तार से समझाया था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है निश्चित रूप से आप लाइक और शेयर अधिक से अधिक करेंगे, क्योंकि इससे आपके अधिकांश मित्रों की समस्या का समाधान हो। जितना अधिक शेयर आप करेंगे उससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ होगा। और जहां भी आपको दिक्कत होगी आप मैसेज करते रहिए, हम उसको हर वीडियो में एक्सप्लेन करते रहेंगे। उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए राज्य पर फोकस करेंगे। लेकिन मित्रों, थोड़ा 5 मिनट हम पिछले वीडियो के बताए हुए सभी कंटेंट को पूरी तरह से एक बार आपको रिवीजन करवा दें। मित्रों ध्यान रखिएगा, अगर जब कभी पेपर में प्रश्न आए, स्टार्टिंग में पेपर में प्रश्न आए कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान के पिता कौन हैं, ठीक है, हु वाज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र के जनक कौन हैं, तब आप सीधे अरस्तू भरेंगे। जबकि मित्रों आपको पता है कि वेस्टर्न कल्चर में, पाश्चात्य संस्कृति में राजनीतिक चिंतन का उद्भव वास्तव में सुकरात से माना जाता है। लेकिन सुकरात ने राजनीति शास्त्र के बारे में, राजनीति के बारे में, शासन प्रशासन के बारे में जो चिंतन किया है, उसका जो फ्लो है, उसका जो आधार है, टोटली फिलॉसफिक है। कहने का मतलब उन्होंने राजनीति शास्त्र की विवेचना पूरा दार्शनिक अंदाज में किया है। दूसरी चीज़ मित्रों ध्यान रखिएगा, उनके जितने भी स्टेटमेंट हैं वो पूरी तरह से नीति शास्त्रीय स्टेटमेंट हैं। ठीक उनके बाद प्लेटो आते हैं। प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात का हूबहू नकल किया, उन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया, उनके सिद्धांत को हूबहू लिपिबद्ध किया। जहाँ सुकरात लिखते नहीं थे, केवल ओरल स्टेटमेंट देते थे, मौखिक संवाद देते थे, मौखिक रूप से वाद संवाद स्थापित करते थे, वहीं पर ये जो प्लेटो है जो कि सुकरात के सबसे प्रिय शिष्य हैं, इन्होंने सुकरात के सारे स्टेटमेंट को लिपिबद्ध किया, संवाद शैली में इन्होंने उसे प्रस्तुत किया। इसलिए प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। मित्रों ध्यान रखना, अगर कभी पूछे या किसी इंटरव्यू में आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए राजनीतिक दर्शन के पिता कौन है, राजनीतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो दोनों में सावधानी रखना है। राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तू हैं, राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तू हैं, राजनीति सिद्धांत के पिता अरस्तू हैं, लेकिन राजनीतिक दर्शन के पिता प्लेटो हैं। मित्रों हमेशा सावधान रहिएगा, इसमें भी आप लोग भर देते हो अरस्तू, जबकि अरस्तू ट्रिक नहीं लगाना है, आपको प्लेटो को ट्रिक लगाना है। दूसरी चीज़ पूछ लेता है कि बताइए जो राजनीति शास्त्र है इसकी परिभाषा क्या है, तो मैंने आपको तोड़ करके समझाया था कि मित्रों राजनीति शास्त्र में 2 शब्द हैं, एक राजनीति है, एक शास्त्र है। मैंने शास्त्र की भी परिभाषा समझाई थी, शिष्यते अनेन इति शास्त्र, कहने का मतलब जिससे शिक्षा मिले, ज्ञान मिले, उसे हम शास्त्र कहते हैं। और दूसरा जो इसका शब्द है वह राजनीति है। मित्रों मैंने समझाया था कि राज्य के परितः संचालित होने वाली समस्त राजनीतिक घटनाएं, हमने आपको वहीं क्लियर भी किया था कि राज्य के परितः संचालित होने वाली समस्त राजनीतिक घटनाएं यह राजनीति कहलाती हैं। और जबकि आप जानते हैं शास्त्र की परिभाषा होती है शिष्यते अनेन इति शास्त्र, इसका मतलब हो गया ऐसा शास्त्र,
ऐसी विधा जो राज्य के परितः संचालित होने वाली समस्त राजनीतिक गतिविधियों को एक्सप्लेन करे, उसको स्पष्ट करे, उसे हम राजनीति शास्त्र कहते हैं। मित्रों, मैंने राजनीति विज्ञान की भी परिभाषा आपको समझाया था। हमने बताया था कि राजनीति विज्ञान में दो शब्द हैं। एक को मैंने बोला था कि राजनीति है, एक को मैंने बोला था विज्ञान है। मैंने कहा था कि जब कभी भी आप क्लास में पढ़ाएं या खुद पढ़ें या इंटरव्यू फेस करें तो आपको तोड़ तोड़ करके परिभाषा देनी है। जैसे यहाँ पर है राजनीति विज्ञान, तो आप कहते हो विज्ञान का मतलब होता है किसी विषय वस्तु घटना का क्रमबद्ध ज्ञान। कहने का मतलब यह क्रमबद्ध ज्ञान देता है। मैंने आपको समझाया था, हमने बोला था कि यह क्रमबद्ध ज्ञान देता है। और राजनीति राज्य के परितः संचालित होने वाले समस्त राजनीतिक घटना है ही है। कहने का मतलब है राजनीति विज्ञान ऐसी विधा है जिसमें राजनीति को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात ज्ञान की वह विधा जिसमें राज्य के परितः संचालित होने वाली समस्त राजनीतिक घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो जब भी कभी मित्रों परिभाषित करना हो तो पहले विज्ञान को परिभाषित करो, फिर राजनीति को परिभाषित करो, दोनों को जोड़ दो। विज्ञान का अर्थ हो गया क्रमबद्ध ज्ञान, राजनीति का अर्थ हो गया राज्य के परितः संचालित होने वाली समस्त राजनीतिक प्रक्रियाएं, घटनाएं, वस्तुस्थिति, उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा मिल गई। जब भी मित्रों प्रश्न आएगा आप सावधान रहेंगे। अगर कभी राजनीति विज्ञान का जनक पूछे या राजनीति शास्त्र का जनक पूछे या राजनीति सिद्धांत का जनक पूछे तो मित्रों तीनों के जनक अरस्तु के रूप में हमको भरना है। हम कहीं भ्रमित नहीं होंगे, यही अरस्तु हर जगह हम ट्रिक मारेंगे। ध्यान से समझिएगा मित्रों, अगर कहीं इसी चीज को उसने पलट दिया और पेपर में प्रश्न बना दिया कि राजनीतिक दर्शन का पिता कौन है, सावधानी से आप देखना मित्रों, यह है राजनीति विज्ञान, यह है राजनीति शास्त्र, यह है राजनीति सिद्धांत जिसके पिता अरस्तु हैं, यह है राजनीतिक दर्शन जिसके पिता मित्रों आपको मैं बता चुका हूं प्लेटो हैं। तो हमेशा सावधान रहना है, नहीं तो आप यहाँ पर भी अरस्तु भर देते हो, ये गलत है। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र, राजनीति सिद्धांत के पिता अरस्तु हो गए, राजनीति दर्शन के पिता प्लेटो हो गए। अगर कभी मित्रों आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए राजनीति विज्ञान की चर्चा कहाँ से शुरू होती है, तो आप हमेशा उसको बताएंगे कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से राजनीति विज्ञान की चर्चा, राजनीति शास्त्र की चर्चा शुरू हुई है। और वास्तव में सच्चाई ये है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में अरस्तु पहला विचारक है, अरस्तु पहला विचारक है जिसे हम राजनीतिक चिंतन के प्रणेता के रूप में, राजनीति शास्त्र के प्रणेता के रूप में, राजनीति विज्ञान के प्रणेता के रूप में हम मानते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए कि राजनीतिक चिंतन का वास्तविक शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो मित्रों सावधान रहना, सीधे अरस्तु भरना। जबकि वास्तव में मैं जस्ट पहले समझा चुका हूँ कि राजनीतिक चिंतन की शुरुआत सही पूछिए तो सुकरात से होती है, लेकिन सुकरात ने जो कुछ भी राजनीति शास्त्र के बारे में बोला था सब दार्शनिक अंदाज में कहा, फिलॉसफिक अंदाज में बोला, नीति शास्त्रीय स्वरूप में बोला है। इसलिए उन्हें हम श्रेय न दे करके श्रेय अरस्तु को दे देते हैं। दूसरी चीज मित्रों, एक चीज मैंने गत वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी कोई पूछे कि भैया ये अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता क्यों है, तब आप बताएंगे कि अरस्तु पहला विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से काट करके अलग किया था। अरस्तु पहला विचारक है जिसने नीति शास्त्र को अलग कर दिया था। कहने का मतलब उसने नीति शास्त्र को अलग कर दिया, राजनीति शास्त्र को अलग कर दिया
और ये पहली बार उसने किया, दोनों को अलग अलग किया और इसको मानव के आचरण से संबंधित किया। उसने मानव के आचरण से संबंधित किया, मानव के आचरण से संबंधित किया। इसको उसने शासन, प्रशासन आदि से संबंधित किया है। तो कहने का मतलब है कि पहले जो राजनीति शास्त्र है ये मित्रों नीति शास्त्र के अंतर्गत एक क्षेत्र हुआ करता था। तो लोग चाहे वह अरस्तु हो, चाहे वह प्लेटो हो, चाहे सुकरात हो, इन सभी लोगों ने नीति शास्त्र की परिसीमा में ही राजनीति शास्त्र की स्टडी किया था। लेकिन जब अरस्तु आए तो अरस्तु ने इस राजनीति शास्त्र को निकाल कर यहाँ रख दिया। कहने का मतलब उन्होंने नीति शास्त्र से राजनीति शास्त्र को काट करके अलग कर दिया, दोनों के अलग अलग क्षेत्र निर्धारित कर दिए। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है मित्रों अब आप गलत नहीं करेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक चीज़ मित्रों और यहाँ समझ लेना है, हमने गत वीडियो में चर्चा किया था परंपरागत राजनीतिक विचारक। तो यहाँ आप देख रहे होंगे परंपरागत विचारक, आधुनिक विचारक। मित्रों परंपरागत विचारक का मतलब होता है जब भी कभी आपको चिंतन करना पड़े, तो मैंने बोला था कि अरस्तु प्लस उसके अनुयायी। ध्यान रखना मित्रों, इसमें हमको पीरियड में नहीं जाना है। अरस्तु प्लस उसके अनुयायी जितने भी राजनीतिक विचारक हैं, अरस्तु के अनुयायी जितने भी राजनीतिक विचारक हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? परंपरागत राजनीतिक विचारक। कहने का मतलब हो गया कि जब भी कभी आप पढ़ें या पढ़ाएं या इंटरव्यू फेस करें तो आपसे पूछ सकता है कि परंपरागत राजनीतिक विचारक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अरस्तु प्लस उसके अनुयायी जितने भी विचारक हैं, चाहे वो जिस सदी के रहे हों, वो सब परंपरागत राजनीतिक विचारक कहलाते हैं। और इन लोगों ने किया क्या था मित्रों? इन लोगों ने राजनीति शास्त्र के चिंतन का केंद्र बिंदु राज्य को माना था। राज्य एक संस्था है, एक संगठन है, इसी को इन्होंने राजनीति शास्त्र का केंद्र बिंदु माना है। तो मित्रों जब भी कभी आपको परंपरागत विचारक की बात आपको पूछी जाए तब आप सीधे इनको कनेक्ट कर देते हैं राज्य से। कहने का मतलब ये सारे विचारक राज्य को केंद्र में रख करके ही राजनीति शास्त्र पर चिंतन किए हैं, इसीलिए हम इनको परंपरागत राजनीतिक विचारक कहते हैं। इसमें मित्रों मैंने पूरा नाम की लिस्ट भी बना दिया है, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, भविष्य में याद करने में आपको आसानी होगी। तो इसमें आपको ध्यान देना है विचारक को, एकदम मैंने सारे विचारक को नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि मित्रों आपको पता है लिस्ट बड़ी लंबी है, मैंने प्रमुख प्रमुख विचारकों का नाम डाल दिया है ताकि आप जानते रहिएगा। और ये जो आधुनिक विचारक हैं अब इन पर भी हमको फोकस करना है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, परंपरागत विचारक हैं और उसके बाद अब हम आ गए आधुनिक विचारक की तरफ। आधुनिक विचारक में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी अरस्तु का अनुयायी नहीं बैठा है। मित्रों ध्यान रखना, आधुनिक विचारक में अरस्तु के अनुयायी नहीं होते। क्यों? क्योंकि आधुनिक विचारक वे विचारक होते हैं जो मानव के राजनीतिक व्यवहार, ध्यान से मित्रों यहाँ समझेंगे, मानव के राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु मानते हैं। तो जब कभी पूछा जाए कि आधुनिक राजनीति का पिता कौन है, तो आधुनिक राजनीति का पिता चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। मित्रों हमेशा आप ट्रिक लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यह पहला विचारक है जिसने पूरी परिभाषा ही बदल दिया है। इन्होंने कहा कि वास्तव में राज्य राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय नहीं है, बल्कि राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय मानव के राजनीतिक व्यवहार हैं। और मित्रों जैसे मानव के राजनीतिक व्यवहार को राजनीति शास्त्र का चिंतन का केंद्र बिंदु बना दिया गया, वहीं आधुनिक राजनीति का उदय हो गया। तो मित्रों ये है परंपरागत राजनीति का केंद्र, ये परंपरागत में है। और मित्रों ये आधुनिक राजनीति है,
आधुनिक राजनीति की परिभाषा के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो जब कभी आपसे कोई पूछे कि बताइए परंपरागत राजनीति शास्त्र में केंद्रीय विषय किसको माना गया है, तब आप परंपरागत राजनीति शास्त्र में केंद्रीय विषय के रूप में आप राज्य को रखेंगे। अगर पूछा जाए कि आधुनिक राजनीति में केंद्रीय विषय किसे माना गया है, तो मित्रों मानव के राजनीतिक व्यवहार को माना गया है और आधुनिक राजनीति के पिता चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। और मित्रों ये जो लिस्ट बनी है, चार्ल्स मेरियम, लासवेल, आमंड, पावल, डहल, कोलमैन, कैटलिन, केपलान, बेबल, रसल, मार्गनथाउ, ये सब के सब राज्य का केंद्र, राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय मानव के राजनीतिक व्यवहार को मानते हैं। तो मित्रों हमको लग रहा है कि आप विधिवत समझ गए होंगे। केवल 2 चीज याद रखें, एक तरफ परंपरागत राजनीतिक विचारक, एक तरफ आधुनिक राजनीतिक विचारक। जो परंपरागत राजनीतिक विचारक हैं अरस्तु प्लस उनके अनुयायी हैं। यद्यपि मैंने प्लेटो भी रख दिया है तो, लेकिन माना जाता है अरस्तु प्लस उनके अनुयायी से। प्लेटो को भी हम परंपरागत के ही अंतर्गत रखते हैं। और जब आधुनिक राजनीतिक विचारक की बात आएगी तब मित्रों ध्यान रखना चार्ल्स मेरियम से शुरू करेंगे, पूरी लिस्ट हम बनाएंगे। और अगर फिर पूछा जाए कि परंपरागत राजनीति शास्त्र में और आधुनिक राजनीति शास्त्र में बेसिक अंतर क्या है, तो आप बताएंगे कि परंपरागत राजनीति शास्त्र में राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु राज्य है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में राजनीति शास्त्र का केंद्र बिंदु, चिंतन का बिंदु मानव के राजनीतिक व्यवहार है। तो मित्रों अब आप इसको पूरा तैयार कर चुके हैं। अब हम लोग सीधे राज्य की तरफ आते हैं। अब हम लोग राज्य के एक एक सेक्शन को तोड़ेंगे, देखेंगे कि ये राज्य वास्तव में क्या है, राज्य पर इतनी विशेष फोकस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो राज्य के ही संदर्भ में टॉपिक हमने रखा है। तो राज्य को ही हम डिस्कस करेंगे। तो मित्रों यहां आप देख रहे होंगे कि राज्य के संबंध में हमने 2 बिंदु लिखा है, संस्था, संगठन। ध्यान देना मित्रों, जब हम राज्य पर विचार करना शुरू करते हैं तो राज्य पर 2 तरह की विचारधाराएं आती हैं। कुछ लोग राज्य को केवल विचारात्मक मानते हैं, अर्थात केवल वो दिमागी चिंतन तक राज्य को सीमित कर देते हैं। राज्य क्या है, विचार का एक विषय है। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, वास्तव में जब भी हम राज्य पर कभी विचार करेंगे तो राज्य कोई अमूर्त संस्था नहीं है मित्रों। राज्य मूर्त संस्था है, दिखाई देता है, उसका अपना अस्तित्व है, क्योंकि वह संस्था है, संगठन है। और मित्रों संस्था और संगठन कभी अमूर्त नहीं होता। हम 2 शब्द बोल रहे हैं, एक मूर्त, दूसरा अमूर्त। ध्यान रखिएगा मित्रों, जब भी कभी आए पेपर में राज्य है एक मूर्त संगठन, अमूर्त संगठन, दोनों में से कोई नहीं, तब आप ट्रिक मारेंगे यह एक मूर्त संगठन है, संस्था है, जिसकी अपना अस्तित्व है, जो दिखाई देता है। ध्यान रखना मित्रों, यही राज्य परंपरागत राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय विषय है। अगर हम कह लें कि परंपरागत राजनीतिक चिंतन का यह सूर्य है तो कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। अर्थात परंपरागत राजनीतिक चिंतक जितने हैं सब राज्य को ही पकड़कर बैठ जाते हैं, उन्हीं के चारों ओर घूमना शुरू कर देते हैं। तो राज्य क्या है, एक संस्था है, एक संगठन है, जिसका अपना स्वरूप क्या है, तो मित्रों ध्यान रखिएगा ये मूर्त स्वरूप का है। कहने का मतलब है कि ये मूर्त स्वरूप इसका होता है, ठीक है। और हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जब भी मित्रों मूर्त शब्द की बात आए, अमूर्त शब्द की बात आए, तो ध्यान रखना यह एक तरह से साकार जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं निराकार। कहने का मतलब जो चीज दिखाई दे, जिसका अस्तित्व हो, कॉन्क्रीट हो, उसे हम मूर्त कहते हैं, और जो दिखाई न दे उसे हम अमूर्त कहते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपसे कोई पूछे कि राज्य क्या है, तो राज्य एक मूर्त संगठन है, मूर्त संस्था है, जिसका अपना अस्तित्व है और जो दिखाई देता है।
हाँ मित्रों, ध्यान रखना, कभी कभी कुछ लोग राज्य को सरकार मान लेते हैं, कुछ शासन मान लेते हैं। तो ध्यान देना, ये सरकार, शासन, ये सब चीज़ें, प्रशासन, ये सब राज्य के केवल तत्व हैं मित्रों। आगे हम चर्चा करने चल रहे हैं कि राज्य के ये तत्व के रूप में आते हैं, राज्य के अंतर्गत एक अंग के रूप में आते हैं, जबकि राज्य अपने आप में एक मूर्त संगठन है और एक मूर्त संस्था है जिसका अपना अस्तित्व है, जिसकी अपनी सत्ता है और जो समस्त प्रक्रियाओं को संचालित करता है। तो मित्रों, इस तरह से आप राज्य के स्वरूप को, राज्य के आशय को आप समझ गए होंगे। तो जब भी कभी बात आए राज्य क्या है, आप कहेंगे राज्य एक मूर्त संगठन है, संस्था है, जिसमें अन्य सारी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। राज्य राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय है। बात यहां तक आप समझ गए होंगे। मित्रों, एक चीज और ध्यान देना है, आपसे पेपर में प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए राज्य के कुल कितने तत्व होते हैं। तो यहां आपको ध्यान देना है कि राज्य के कुल 4 तत्व होते हैं। राज्य के कुल 4 तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा भूप्रदेश, जिसको हम लोग भूभाग कहते हैं, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। चौथा संप्रभुता। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां पर जब भी हम राज्य की चर्चा करेंगे हमेशा आपको सावधान रहना है कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग या भूप्रदेश, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। इसको मित्रों हम लोग 2 स्वरूपों में बांट लेते हैं। तो जब कभी भी आपसे अगर कोई पूछे या पेपर में आपसे प्रश्न पूछे कि मान लीजिए राज्य में हम किसी एक तत्व की अनुपस्थिति कर दें तो क्या राज्य की सत्ता बनी रहेगी, तो मित्रों सावधान रहना, राज्य की सत्ता बनी नहीं रह सकती है। कहने का मतलब उसमें 4 तत्व हैं, 4 तत्व हैं, वही रहेंगे। 4 से 3 नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकते। अगर राज्य है तो 4 तत्व रहेंगे। आपसे ABCD करके पूछ लेता है कि बताइए राज्य में कितने तत्व होते हैं, 4, 5, 6, 8, तो आप सीधे 4 को भरेंगे। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो तत्व हैं इसके तत्व को हम 2 भागों में बांट देते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर होता चलेगा। तत्व को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक को हम भौतिक तत्व कहते हैं, दूसरे को हम आध्यात्मिक तत्व कहते हैं। दूसरे को हम आध्यात्मिक तत्व कहते हैं। तो मित्रों समझ लेना, ये जो 4 तत्व हैं, इन 4 तत्वों को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक को भौतिक, दूसरे को हम आध्यात्मिक, एक को मटेरियलिस्टिक, दूसरे को स्पिरिचुअल। अब आपको यहां देखना है कि जो भौतिक है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसमें मित्रों ध्यान देना, 3 चीजें आ जाती हैं। भौतिक के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। एक तो जनसंख्या, दूसरा भूप्रदेश, तीसरा सरकार। तीसरा क्या आता है, सरकार। आध्यात्मिक में केवल एक तत्व आता है मित्रों, संप्रभुता। संप्रभुता कहने का मतलब हो गया कि जो राज्य के 4 तत्व हैं, राज्य के जो 4 तत्व हैं, वो 4 तत्व जो हैं 1-2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक को हम भौतिक तत्व कहते हैं, दूसरे को आध्यात्मिक तत्व कहते हैं। भौतिक के अंतर्गत
तीन तत्व मौजूद रहते हैं, जनसंख्या, भू प्रदेश, सरकार। आध्यात्मिक के अंतर्गत मित्रों एक होता है जिसको हम संप्रभुता कहते हैं। तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए कि यहाँ एक तरफ आप कह सकते हैं राज्य वह संस्था है, वह संगठन है जिसमें चार तत्व होते हैं, चार में से कोई तत्व अनुपस्थित नहीं होगा। मित्रों सावधान रहना, कोई तत्व अनुपस्थित नहीं होगा। इन चारों तत्वों को हम दो भाग में बांट लेते हैं, एक को भौतिक तत्व, दूसरे को आध्यात्मिक तत्व। भौतिक के अंतर्गत तीन होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार। आध्यात्मिक के अंतर्गत एक होता है जिसको हम संप्रभुता कहते हैं। अब मित्रों एक चीज और है, जैसे मान लीजिए राज्य क्या है, एक संस्था है। राज्य क्या है, एक संगठन है। तो मित्रों आप जानते हैं समाज में बहुत संगठन होते हैं, समाज में बहुत संस्थाएं होती हैं। कहने का मतलब ये जो समाज होता है वो राज्य से बड़ा होता है। समाज में तो बहुत सारी संस्थाएं रहेंगी। तो जैसे अगर हम एक कल्पना कर लें मित्रों, मान लो हम एक कल्पना कर लेते हैं, हम लोग एक कल्पना कर लेते हैं कि यह सोसाइटी है, इसे हम समाज मानते हैं, इसे हम समाज कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी संस्थाएं होंगी। अब बहुत सारी संस्थाओं में एक संस्था होगी राज्य। कहने का मतलब है कि समाज एक ऐसा स्वरूप है, एक ऐसा संगठन है, या आप कह सकते हैं एक ऐसी संरचना है समाज जो राज्य से पहले अस्तित्व में आई है। दूसरी चीज राज्य से बृहद स्वरूप में होती है। अब उसमें कई संगठन मौजूद हैं। अब मित्रों यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये भी संगठन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और राज्य भी एक संगठन है। हम कैसे पहचानेंगे? मान लो हमने सारे एक उसमें डलिया ले लिया, मैंने सबको एक में रख दिया और आपसे कहा कि भाई पहचान लो राज्य कौन है। तो समझ लेना मित्रों, जितनी भी संस्थाएं इसमें दी गई हैं, अर्थात समाज के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं होती हैं उसमें तीन तत्व तो सब में रहते हैं, अर्थात जनसंख्या, भूभाग, सरकार। तो यहाँ मित्रों सावधान रखना, इसमें 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 सब में तीन तत्व जरूर रहेगा मित्रों, हमेशा सावधान रखना है। जनसंख्या रहेगा, भूभाग रहेगा, भूभाग रहेगा, उसके बाद सरकार रहेगा। आप देख रहे हुए तीन चीजें हमेशा रहेंगी, सबके पास रहेंगी मित्रों। इस समाज के अंतर्गत जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो राज्य हो, चाहे ये सभी छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं, सबके पास तीन चीजें मौजूद रहती है। जनसंख्या होगा, भूभाग होगा, सरकार होगा। लेकिन मित्रों एक चीज जो राज्य को स्पेशलाइज कर देता है, एक चीज जो राज्य को स्पेसिफाई कर देता है, एक चीज जो राज्य को अन्य सभी संगठन, सभी संस्थाओं से अलग स्वरूप दे देता है, अलग पहचान दे देता है, वह जो चीज है, वह जो पहचान देने वाली चीज है मित्रों, उसी को हम कहते हैं संप्रभुता। ध्यान रखिएगा, संप्रभुता। संप्रभुता वह चीज है, आप हमेशा सावधान रहिए, संप्रभुता वह चीज है जो केवल और केवल राज्य के पास होती है मित्रों। संप्रभुता किसी भी अन्य संगठन के पास नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि समाज राज्य से बड़ा है, समाज राज्य से प्राचीन है, समाज के अंतर्गत बहुत सारी चीजें मौजूद रहती हैं और बहुत सारे संगठन होते हैं। राज्य उनमें से एक संगठन है। और मित्रों सावधान रहिएगा, जैसे बहुत सारे संगठन हो तब और उसमें राज्य भी मौजूद हो, तो जब भी आप संगठन या संस्था बोलोगे तो मित्रों दिमाग में सेट कर लो कि संस्था या संगठन जब भी हम बोलेंगे तीन चीजें उसमें जरूर रहेंगी, एक जनसंख्या, एक भूभाग,
एक सरकार जरूर रहेगी मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित रूप से रहेगा। एक चीज उसमें नहीं होगा, वह होगा संप्रभुता, और यही संप्रभुता जिस संस्था में होगी वही संस्था राज्य कहलाएगा। कहने का मतलब है राज्य रूपी संस्था में, राज्य रूपी संगठन में यह संप्रभुता पाई जाती है, और जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें संप्रभुता नहीं पाई जाती। तो मित्रों, अगर बहुत सारी संस्थाएं हो और उसमें राज्य भी बैठा हो तो राज्य को हम कैसे पहचानेंगे? आप जानते हो कि सभी संस्थाओं में तीन चीज़ें कॉमन होंगी, सबके पास होंगी, लेकिन एक चौथी चीज़ होगी जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। वह संप्रभुता मित्रों केवल और केवल राज्य के पास होती है, जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग स्वरूप प्रदान कर देता है। बात कन्फर्म हो गई? मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। तो जब भी कभी प्रश्न राज्य के संदर्भ में आए तो आपको पूरे सावधानी से देखना है कि राज्य जो है एक संगठन है, एक संस्था है जिसमें चार तत्व जरूर होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। इन चार तत्वों में आपको हमेशा ध्यान रखना है, इन चार तत्वों में से एक भी तत्व को हम कम नहीं कर सकते। अगर एक भी तत्व को हमने कम कर दिया तब आप साफ जान लीजिएगा कि वह संगठन नहीं हो सकता। कहने का मतलब जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, ये चारों मस्ट हैं, चारों होना चाहिए। लेकिन मित्रों, जब भी हम कभी संस्था और संगठन की बात करते हैं तो जहाँ भी हम संस्था और संगठन बोलेंगे हमेशा तीन चीज़ें वहाँ मौजूद रहेंगी: जनसंख्या रहेगी, भूप्रदेश रहेगा, सरकार रहेगी। हाँ, एक चीज़ मित्र नहीं रहेगी जिसको हम संप्रभुता कहते हैं, और जिस संगठन के पास यह संप्रभुता होती है उस संगठन को हम राज्य का नाम देते हैं। जैसे हम एक उदाहरण उठा लें कि मित्रों, मान लीजिए अनन्या एकेडमी है, अनन्या एक संस्था है, ठीक है, अनन्या संस्था है, अनन्या संगठन है। इसमें तीन चीज़ें जरूर होंगी। जैसे जनसंख्या, तो मित्रों यहाँ जितने छात्र पढ़ते हैं हम सभी लोग टीचर के रूप में उनको पढ़ाते हैं, तो शिक्षक, शिक्षार्थी, मैनेजर, डायरेक्टर, ये जितने भी हैं सारे लोग, जो पियोन जितने भी हैं, सब के सब मित्रों जनसंख्या कहलाते हैं। कहने का मतलब अनन्या संस्था में जितने छात्र पढ़ते हैं, जितने टीचर पढ़ाते हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, सबको मिला करके हम कहेंगे कि अनन्या में जनसंख्या है। दूसरी चीज़ मित्रों, अनन्या संस्था जिस बिल्डिंग में चलती है उसका अपना स्क्वायर होगा, उसका अपना कुछ क्षेत्रफल होगा, वह उसका भूप्रदेश कहलाता है। तीसरा चीज़, यहाँ पर जो स्टाफ रूम में आप देखेंगे एक मैनेजिंग, एक डायरेक्टर का अलग चेम्बर होता है जहाँ मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, समय समय पर मीटिंग करते रहते हैं, नियम बनाते रहते हैं, जिसे टीचर को भी फॉलो करना है, छात्र को भी फॉलो करना है, पूरे सिस्टम को बताते रहते हैं। मित्रों, वो सरकार की श्रेणी में आ जाते हैं, सरकार कहलाते हैं। लेकिन एक चीज़ अनन्या संस्था में नहीं है, वह संप्रभुता नहीं है। अगर संप्रभुता होती तो यह राज्य कहलाता। इसलिए आपको सावधान रहना है, दुनिया में जितने भी संगठन होंगे, जितनी भी संस्थाएं होंगी, तीन चीज़ें जरूर रहेंगी: जनसंख्या, भूभाग, सरकार जरूर मौजूद रहेगी। एक चीज़ जिस संगठन के पास होगी, संप्रभुता जिसके पास होगी, वही राज्य की श्रेणी में आएगा। तो मित्रों, इस तरह से अब आपको कोई भी पूछ ले कि भाई बताओ राज्य को हम कैसे पहचानेंगे, आप तुरंत बताओगे कि भैया जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें तीन चीज़ें तो सब में कॉमन हैं: जिसके पास संप्रभुता होगी, सॉवरेंटी होगी, वही राज्य कहलाएगा। तो मित्रों, अब हमको पूरा विश्वास है कि आप विधिवत समझ गए होंगे। अब मैंने इन्हीं चार तत्वों को दो भागों में बांट दिया था, एक भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। तो कभी कभी मित्रों पूछ लेता है कि अधोलिखित में से कौन सा तत्व ऐसा है जो आध्यात्मिक नहीं है। आपको दे दिया ए, दे दिया जनसंख्या, बी दे दिया भूभाग, सी दे दिया सरकार, सी मान लो सी आपको दे दिया सरकार, डी सभी। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए, या मान लो इसमें से इसमें मान लो आपको दे दिया कोई नहीं,
कोई नहीं आपको मित्रों विकल्प दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो राज्य का आध्यात्मिक तत्व कहलाता है, राज्य का अमूर्त तत्व कहलाता है। तो मित्रों इसमें कोई ऐसा नहीं है जो राज्य का अमूर्त तत्व हो जाए, आध्यात्मिक तत्व हो जाए, तब हम ट्रिक मारते हैं, कोई नहीं। अगर कहीं हम लोग इसमें पूछ लें, प्रश्न बना दें कि बताइए राज्य का वह कौन सा तत्व है जो अमूर्त होता है अर्थात जो आध्यात्मिक होता है, तुरंत हम भर देंगे संप्रभुता। अगर कोई पूछे कि बताइए इनमें से वह कौन सा ऐसा तत्व है जो राज्य की पहचान के लिए अनिवार्य है, बिना उसके राज्य नहीं हो सकता, सीधे हम भरेंगे संप्रभुता। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, संप्रभुता वह कारक है जो राज्य को अन्य सभी संस्थाओं से अलग कर देता है, राज्य को अलग पहचान दे देता है। और संप्रभुता वह तत्व है जो आध्यात्मिक तत्व कहलाता है, स्पिरिचुअल पावर कहलाता है। मित्रों इसी को हम एक और स्वरूप में बांट सकते हैं कि जो चार तत्व राज्य के हैं, जो राज्य के चार तत्व हैं, हम उसी को मूर्त तत्व अमूर्त तत्व में भी बांट सकते हैं, अमूर्त तत्व में भी बांट सकते हैं। तो मित्रों आप देख रहे होंगे मूर्त का मतलब मैंने आपको सिखाया था, मूर्त का मतलब जो फिजिकल हो, जो दिखाई देते हो। तो मित्रों इसमें जनसंख्या भी आ जाएगी, इसमें भूभाग भी आ जाएगा, इसमें सरकार भी आ जाएगी। और जैसे अमूर्त की तरफ हम बढ़ेंगे तो इसमें केवल संप्रभुता आएगी, तो इसमें केवल संप्रभुता आएगी। तो इस तरह से आप बहुत बारीकी से एनालाइज करने में सफल हुए। आप विधिवत ढंग से समझ गए होंगे कि जब राज्य के संदर्भ में आपसे पेपर में प्रश्न करता है कि बताइए राज्य क्या है, मूर्त है, अमूर्त है, दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मित्रों आप बताते हो कि राज्य मूर्त है, मूर्त संगठन है, संस्था है। फिर आपसे पूछता है बताइए राज्य के कितने तत्व होते हैं, आप कहते हो राज्य के चार तत्व होते हैं और चारों में से किसी तत्व की अनुपस्थिति कर दें तो राज्य नहीं रह जाता। चारों तत्व आवश्यक होते हैं जिसमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। फिर आपसे कहता है कि बताइए इनमें कौन ऐसे हैं जो भौतिक हैं, कौन ऐसे हैं जो अभौतिक या आध्यात्मिक हैं। आप कहोगे जनसंख्या, भूप्रदेश, सरकार ये भौतिक है और संप्रभुता अभौतिक है। आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए राज्य के मूर्त तत्व कौन है, तो आप कहोगे जनसंख्या, भूप्रदेश, सरकार मूर्त तत्व है, संप्रभुता अमूर्त तत्व है। फिर आपसे कोई पूछे कि बताइए इन चार तत्वों में राज्य वह कौन सा तत्व है जो राज्य को अन्य सभी संस्थाओं से, संगठनों से पृथकता प्रदान कर देता है, अलग कर देता है, तुरंत हम ट्रिक भरेंगे संप्रभुता। क्योंकि मित्रों मैं बार बार समझाया हूँ कि दुनिया में किसी भी स्तर पर अगर हम देखें कहीं पर भी संगठन होगा, संस्था होगी, निश्चित रूप से वहाँ तीन चीज़ होंगे, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, तीन चीज़ें होंगी। स्वरूप थोड़ा बदला रहेगा लेकिन ये तीनों चीज़ें मौजूद रहती हैं। अगर जहाँ पर संप्रभुता रहेगा निश्चित रूप से वह संस्था या संगठन क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। इस तरह से मित्रों चार तत्व हो गए। आपने भौतिक और अभौतिक में बंटवारा देख लिया, आपने मूर्त और अमूर्त में देख लिया। अब उसके बाद एक चीज़ और आपने देखा कि कैसे हम राज्य को पहचानते हैं। अब उसके बाद मित्रों हम लोग राज्य के संबंध में इन चार तत्वों को जान लेने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये राज्य हमारा आया है। तब अब हम आप लोग अच्छा होगा कि इसको स्क्रीनशॉट कर लें तो जिससे आपको बेहतर लाभ भी मिलेगा। हम थोड़ा हट जा रहे हैं, आप विधिवत स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद तब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब हम मित्रों इसको हटाकर दूसरा बिंदु उठा रहे हैं, उसको भी आप गहराई से एनालाइज करिएगा। एक एक तत्व को हम क्लियर कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा मित्रों जो टॉपिक से हट जाए, खुली चुनौती आपके पास होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा।
ठीक है। अब मित्रों एक चीज़ यहाँ समझना है, अभी मैंने एक बिंदु उठाया था कि समाज पहले आता है उसके बाद राज्य आता है। जैसे आप एक संरचना जान लीजिए, पहले व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद आप देखते हैं कबीला है, कबीला के बाद आप देखते हैं समुदाय है, समुदाय के बाद आप देखते हैं समाज है, समाज के बाद अब मित्रों यही सावधानी से आपको समझना है, समाज के अंतर्गत कई पक्ष हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक। तो आप क्या देख रहे हैं, पहले व्यक्ति आया, फिर व्यक्ति जब एक जगह धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, कबीले का स्वरूप मिला, आप देख रहे हो। फिर जब बहुत सारे कबीले एक जगह इकट्ठा होने लगे, समुदाय का स्वरूप मिला। जब बहुत सारे समुदाय एक जगह इकट्ठे हुए तो मित्रों समाज बन गया। समाज में जब हम निगाह उठा के देखते हैं कि समाज के कई पक्ष हैं, कुछ राजनीतिक पक्ष हैं, कुछ सामाजिक पक्ष हैं, कुछ आर्थिक पक्ष हैं, कुछ सांस्कृतिक पक्ष हैं, कुछ नैतिक पक्ष हैं। तो मित्रों समाज का जो ये राजनीतिक पक्ष बैठा हुआ है यह जो राजनीतिक पक्ष बैठा हुआ है इसी को संगठित रूप में हम राज्य नाम देते हैं। कहने का मतलब है मित्रों समाज का वह पक्ष जो राजनीतिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है वही राज्य कहलाता है। तो इसलिए कभी जब भी उद्भव शब्द की बात आए, जन्म की बात आए, तो मित्रों सबसे पहले जन्म हुआ व्यक्ति का, फिर उसके बाद कबीले का, उसके बाद समुदाय का, उसके बाद समाज का, समाज के बाद मित्रों राज्य आया है। कभी भूल करके राज्य को पहले नहीं कहते। दूसरी चीज मित्रों ध्यान रखना, समाज में सीमा की आवश्यकता नहीं होती, यह सीमा विहीन होता है। आप देखते हैं जैसे हिंदू समाज है, हिंदू समाज हर जगह फैला हुआ है, अमेरिका में भी है, फ्रांस में भी है, भारत में भी है, नेपाल में भी है, पाकिस्तान में भी है हिंदू समाज, बांग्लादेश में भी है। कहने का मतलब है हिंदू समाज के लिए सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो समाज जो है, ध्यान देना, समाज राज्य से पहले आया है। समाज में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं मित्रों, हमने अभी आपको समझाया था कि हम इसे समाज मान लेते हैं, सोसाइटी कह लेते हैं, तो उसमें बहुत सारी संस्थाएं होती हैं और एक बड़ी संस्था है जिसको हम राज्य कहते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा सावधान रहना कि कभी ओरिजिनेशन पर अगर प्रश्न आए तो समाज पहले है, राज्य बाद में है। लेकिन मित्रों इस पर अरस्तु ने एक टिप्पणी किया था। अरस्तु ने एक टिप्पणी किया था, उसने कहा था कि समाज से पूर्व राज्य का अस्तित्व होता है। तो यहाँ जो समाज से पूर्व राज्य का अस्तित्व होता है, जो अरस्तु ने टिप्पणी किया था मित्रों, उन्होंने कालक्रम के आधार पर नहीं किया है, उन्होंने महत्व के आधार पर किया है। ध्यान रखिएगा, इसी को ये भी कह देते हैं कि व्यक्ति से पहले राज्य आया, व्यक्ति के बाद राज्य नहीं आया। कहने का मतलब जब अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति की पूर्ववर्ती संस्था है, तो यहाँ सावधान रहिएगा, राज्य व्यक्ति की पूर्ववर्ती संस्था है, इसे उन्होंने कालक्रम के आधार पर नहीं कहा मित्रों, इसे उन्होंने महत्व के आधार पर कहा है। कालक्रम के आधार पर अगर हम देखेंगे तो व्यक्ति पहले होगा, लेकिन अरस्तु ने महत्व को आधार बनाया था, इम्पोर्टेंस को आधार बनाया था, इसीलिए उन्होंने राज्य को पहले माना, व्यक्ति को बाद में माना। जबकि कालक्रम के आधार पर यहाँ आप देख रहे हैं पीरियड के आधार पर, जिसको हम कालक्रम कह रहे हैं, कालक्रम के आधार पर व्यक्ति पहले है, राज्य सबसे अंत में है। लेकिन जो अरस्तु महोदय की टिप्पणी आई है, आप देखे होंगे अरस्तु ने जो टिप्पणी किया है वह उन्होंने महत्व के आधार पर किया है मित्रों, कालक्रम के आधार पर नहीं किया है। कहने का मतलब वहाँ कालक्रम
के आधार का कोई मतलब नहीं है। अरस्तु ने महत्व को आधार बनाया था, इसीलिए उन्होंने राज्य को ज़्यादा महत्व दिया है, राज्य को व्यक्ति की पूर्ववर्ती संगठन बोला है, जबकि व्यक्ति पहले आता है उसके बाद राज्य आता है। तो आप देख लिए, व्यक्ति पहले, फिर उसके बाद कबीला, फिर उसके बाद समुदाय, उसके बाद समाज, समाज के कई पक्ष, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक। तो जो राजनीतिक पक्ष है वही संगठित रूप में राज्य कहलाता है। इस तरह से मित्रों आपको राज्य के संबंध में एक अच्छी जानकारी, एक बेहतरीन जानकारी मिल चुकी है। अब हम लोग इस पर अलग अलग विचार करेंगे। कैसे हम विचार करेंगे उसको हम आपको समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका जो तीसरा स्टेप राज्य पर बनता है, पहला स्टेप मैंने समझाया मूर्त संगठन, अमूर्त संगठन, संस्था के रूप में, दूसरा जिसमें हमने 4 तत्व समझाए थे। दूसरा स्टेप मैंने समझाया कि ओरिजिनेशन में किस अवस्था में राज्य रहता है। तीसरा मित्रों जो उस पर विचार किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। जैसे प्रत्ययवादी सिद्धांत, फिर संविदावादी सिद्धांत, या ऐसा कर सकते हैं सावयवी सिद्धांत, फिर व्यक्तिवादी सिद्धांत, फिर समाजवादी सिद्धांत, फिर मार्क्सवादी सिद्धांत, फिर अराजकतावादी सिद्धांत, फिर श्रम संघवादी सिद्धांत। कहने का मतलब है मित्रों, अगले वीडियो में जब हम आएंगे तब आपको पूरा रिवीजन कराते हुए राज्य के संबंध में प्रत्ययवादी विचारक क्या कह रहे हैं हम उस पर विचार करेंगे। राज्य के संबंध में सावयवी विचारक क्या कह रहे हैं उस पर विचार करेंगे। व्यक्तिवादी क्या बोलते हैं, समाजवादी क्या बोलते हैं, मार्क्सवादी क्या कहते हैं, अराजकतावादी क्या कहते हैं, श्रम संघवादी क्या कहते हैं। मित्रों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे, समझाएंगे, एक एक चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। लेकिन इसके पहले आपको इन सारे बिंदुओं को इनिशिएट करना बेहद आवश्यक है। जब तक आप इन सभी बिंदुओं को इनिशिएट नहीं करेंगे आप इसे समझ नहीं पाएंगे। तो जो मैंने आज की वीडियो में आपको समझाया है उसको आप गहराई से फिर एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें समझने में आसानी हो सके। मित्रों ध्यान रखना, प्रश्न जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। और मेरे जितने भी छात्र हैं वो जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में एक भी क्वेश्चन में बाहर जाने नहीं देता हूँ, पूरे अधिकार के साथ में प्रैक्टिस कराता हूँ। आप पूरे आशा और विश्वास के साथ मेरे चैनल से जुड़ें, और अगर वीडियो अच्छी लगे निश्चित रूप से लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, क्योंकि मित्रों यह आपके शिक्षक के लिए एक मोटिवेशनल कंडीशन होती है, और साथ साथ आपके अन्य सहयोगी जो दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हैं, क्लास में नहीं आ सकते, उनके लिए भी यह लाभान्वित होने की अवस्था रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको भरपूर आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद।